अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये एक गांव की बनी हुई पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। काली हवेली के लिए मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। सूरज के ढलते ही लोग उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। लोगों का कहना था कि शाम के बाद काली हवेली में से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है और आवाज़ के साथ बहुत से जानवरों की भयानक आवाज़ें भी सुनी जाती थीं। हवेली का डर लोगों पर इतना सवार हो गया था कि लोगों ने हवेली के आसपास के घर भी छोड़ दिए थे। हवेली के आसपास के मकान भी वीरान पड़े थे। सालों से बंद पड़ी ये हवेली दिन ब दिन खौफनाक होती जा रही थी। इन दिनों दूसरे गांव से एक ख़ानदान इस गांव में शिफ्ट हुआ था। करीम दीन और उसकी बीवी तहमीना। करीम दीन का बेटा अलीम दीन और बेटी हिना दोनों ही जवान थे। गांव में कुछ दिन गुजारने के बाद काली हवेली की बातें उड़ती उड़ाती करीम दीन के घर तक पहुंची तो अलीम ने फ़ैसला कर लिया कि वो काली हवेली जाकर देख कर आएगा कि जो बातें काली हवेली के लिए मशहूर हैं वो सही हैं भी या नहीं। अलीम एक ताकतवर और बुरे मिजाज का इंसान था। किसी के आगे झुकना उसकी फितरत में ज़र्रा बराबर भी शामिल नहीं था। वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था। उसके मुताबिक जैसा उसका दिल था किसी और का नहीं हो सकता था। एक दिन करीम दीन अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने पुश्तैनी गांव गया तो अलीम ने ठान ली कि वो आज हवेली की तरफ ज़रूर जाएगा। खाना खाने के बाद वो हवेली की तलाश में घर से निकल पड़ा। हवेली की तरफ एक नौजवान लड़के को जाता देख किसी आदमी ने देखा तो उसे आवाज़ देकर फौरन रोकने लगा। बेटा, उस तरफ नहीं जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि काली हवेली की तरफ जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता? उम्र दराज आदमी की बात सुनकर अलीम पल भर के लिए सोच में पड़ा और फिर हंसने लगा। ओ चाचा, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, इसलिए मुझे काली हवेली जाने दो। मैं भी तो देखूं काली हवेली के भूत अलीम का कैसे सामना करते हैं। अलीम की बात सुनकर सामने खड़े आदमी के माथे पर पसीने आ गए। टांगे एकदम से ही कांपने लगीं। देखो बेटा, तुम करीम दीन के इकलौते बेटे हो। अपना नहीं तो अपने बाप का ही सोच लो। आदमी ने उसे काली हवेली की तरफ जाने से रोकना चाहा था। इतने में ही हवेली का मालिक अपने घर से निकलने लगा तो उसकी नज़र उन दोनों आदमियों पर पड़ी जो हवेली जाने वाले रास्ते पर खड़े थे। वो हड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा था। भाई लोग, इस रास्ते से ना जाना, वापस नहीं आ पाओगे, हवेली के मालिक ने डरे अंदाज में कहा तो अलीम को गुस्सा आ गया। मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई जिन भूत नहीं होते। तुम लोग कहते हो ना कि यहाँ से कोई वापस नहीं आता, मैं वापस आकर दिखाऊंगा तुम लोगों को, अलीम ने कुछ चीख कर कहा तो आसपास के लोग भी जमा हो गए और उसे समझाने लगे कि वो ये बेवकूफ़ी करने की सोचे भी नहीं। मगर अलीम अपने फ़ैसले पर अटल था। कुछ देर बाद जब वो नहीं माना तो हवेली के मालिक के दिमाग में ख्याल आते ही वो अलीम से बोला, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे पास कुछ कीलें हैं जो मुझे एक बुज़ुर्ग ने दी थी। बुज़ुर्ग ने कहा था कि अगर ये कीलें शाम के बाद हवेली में ठोंक दी जाएं तो वहाँ मौजूद आसेब यानी भूत ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पूरे गांव के सामने तुम्हें कहना होगा कि हवेली तुम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो। तुम्हें कुछ हुआ तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ अगर तुम हवेली से सलामत वापस आए तो ये हवेली तुम्हारे नाम कर दूँगा। हवेली के मालिक की ऑफ़र सुनकर मानो उसका दिल खुश हो गया। उसका इरादा और पक्का हो गया था। ठीक है, आप मुझे कीले लाकर दें, रात होने में कुछ ही वक्त है, उसने कहा तो लोग उसे समझाने के लिए उसके पास आने लगे। किसी ने कहा कि एक बार फिर सोच ले, किसी ने कहा कि हवेली के बाहर ही कीलें ठोक के आ जाए। सबकी बातें एक कान से सुनकर
वो दूसरे कान से निकाल रहा था। कुछ वक्त सरकने के बाद फिजा में मगरिब की अजान की आवाज़ गूंजी तो हवेली के मालिक से कीलें और हथौड़ी लेकर वो हाथ में लालटेन लिए काली हवेली की तरफ बढ़ गया। पूरा गांव भीड़ लगाकर उसे जाता देखता रहा। सबके चेहरे पर डर और कदमों में कपकपाहट थी। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था वैसे वैसे अंधेरे में तेजी आ रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद वो काली हवेली के सामने खड़ा था। इस भयानक हवेली को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। इससे पहले वो काली हवेली में दाखिल होता एक साथ ही कुत्ते, बिल्लियों और उल्लू की आवाज़ें गूंजने लगी। ये आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि ना चाहते हुए भी उसने लालटेन फेंक कानों पर हाथ रख लिया। घुप अंधेरा, जंगल, भयानक आवाज़ें और सामने खड़ी काली हवेली। उसका दिल किया कि वो वापस पलट जाए, मगर हवेली का लालच याद आते ही उसकी हिम्मत जाग गई थी। वो लालटेन उठाए हवेली के अंदर आया था। बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खोलते ही चमगादड़ों का झुंड हवेली से निकला था, जिसे देख वो चीखता हुआ एक तरफ हो गया था। पूरा पसीने में भीगने के बाद जब उसे समझ आया कि चमगादड़ें तो पुरानी और बंद जगहों पर होती हैं, तो वो आगे बढ़ गया। अंदर आते ही उसके कानों में तेज़ हवाओं की शाय शाय की आवाज़ आ रही थी। दिल की हालत ऐसी थी जैसे अभी बाहर आ जाएगा। 5000 गज पर बनी इस भयानक और अंधेरे में डूबी हुई हवेली में वो इस वक्त अकेला खड़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी आ जाएगा। ज़्यादा अंदर जाने का फैसला छोड़ के वो वहीं बैठ कील ठोकने लगा। सन्नाटे के माहौल में कील के ठोकने की आवाज़ गड़े मुर्दे को उखाड़ने के लिए काफ़ी थी। वो पसीने में शराबोर डर से इधर उधर देखता तेज़ी से कील ठोक रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल काम करना बंद कर देगा। हाथ पांव कपकपा रहे थे। ज़मीन में कील ठोकने के बाद वो जैसे खड़ा हुआ था, किसी ने उसे पकड़ लिया था। वो अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। आंखें बाहर को उबल गई थीं। कुछ सेकंड बाद उसकी आंख, नाक और मुंह से तेज़ी से खून बहने लगा। सांसें बंद होते ही वो ज़मीन पर गिर गया था। सारी रात गांव वाले उसके इंतज़ार में रहे, मगर वो वापस नहीं आया। अगले दिन करीम दीन अपने घर पहुंचा तो लोगों से अपने बेटे के बारे में पता चला। अलीम की माँ तो तेज़ तेज़ रोने लगी थी। गांव वालों ने करीम दीन को कल का सारा किस्सा सुनाया तो वो अपनी बीवी और बेटी के साथ अलीम को ढूंढने के लिए हवेली की तरफ निकल गया। गांव वालों ने उन्हें रोकना भी चाहा, मगर वो न रुके। बेटे की मोहब्बत में माँ बाप और भाई की मोहब्बत में बहन अपनी जान की परवाह किए बगैर हवेली तक पहुँच गए। रात के मुकाबले में इस वक्त माहौल बहुत ही शांत था। ये हवेली बहुत आलीशान मालूम हो रही थी। दम दरूद करते करीम दीन अंदर पहुंचा तो देखा अलीम खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तीनों लोग रोते पीटते उसकी तरफ भागे थे, मगर वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। उसको उठाने के लिए करीम दीन ने उसे पकड़ा तो देखा उसकी कमीज़ उसी की ठुकी हुई कील में अटकी हुई थी। यानी कि वो किसी जिन भूत नहीं बल्कि अपने डर की लपेट में मारा गया था। उसे लगा उसको किसी ने पकड़ लिया है, इसलिए उसका दिल कुछ सोचने समझने से पहले ही फट गया। अलीम तो जा चुका था, मगर करीम दीन को पता चल गया कि काली हवेली में कोई भी भूत नहीं, इसलिए हवेली के मालिक ने हवेली करीम दीन के नाम कर दी थी। करीम दीन और उसकी बीवी बेटे के गम में बीमार हो गए थे। घर और बाहर की जिम्मेदारियां हिना के सर पर थीं। वो कमाती भी थी और घर भी चलाती, माँ बाप की खिदमत करती। अक्सर भाई की याद में वो माँ बाप से छुपकर घंटों रोती। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी ने गांव आकर काली हवेली को 2 करोड़ में ख़रीद लिया था। अब उन लोगों के दिन फिर गए थे। हिना को काम करने के लिए न बाहर जाना पड़ता था, न घर में काम करना पड़ता था, बल्कि वो शहर के एक अच्छे डॉक्टर से अपने माँ बाप का इलाज करा रही थी। एक दिन उसी डॉक्टर, जिसका नाम फुरकान था, ने उससे शादी करने की पेशकश की तो उसने खुशी खुशी कबूल कर ली। अब उन्होंने गांव छोड़ दिया था।
शहर में एक हस्ती पस्ती ज़िंदगी गुजारते करीम दीन, तहमीना और हिना अक्सर गांव की कड़वी यादों को याद करके रो पड़ते थे। मगर डॉक्टर फुरकान की सूरत करीम दीन और तहमीना को अपना अलीम वापस मिल गया था। डॉक्टर फुरकान उन सब का बहुत ख्याल रखते थे। पुरानी हवेली को देखते ही मोहन को पहला एहसास डर का हुआ, लेकिन वो अपने इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सका। हवेली आज भी अपनी शान शौकत के साथ सर उठाए खड़ी थी। वैसे वक्त का लंबा सफ़र तय करने के बाद पहले वाली बात तो नहीं थी, मगर खूबसूरती और दबदबा अब भी बरकरार था, जो हर देखने वाले को एक ही नज़र में जकड़ लेता था। मोहन का दिमाग भी किसी अनजानी पकड़ में था। एक अनजाने से खिंचाव ने उसको बांध रखा था, मगर हवेली की तरफ खिंचे चले जाने के बावजूद उसके दिल में बेचैनी सी हो रही थी और होठ चबाते हुए वो उस हवेली को तके जा रहा था। वो अपने दोस्तों से शर्त लगाकर आया था कि हवेली में एक रात अकेले गुजारेगा, मगर अब वो झिझक महसूस कर रहा था। चारों तरफ से झाड़ियों, पेड़ों और वीराने में खड़ी इस हवेली के बारे में उसके दोस्त कहते थे कि वो भूतिया है। मोहन को उनकी बातों पर हंसी आती थी। एक रात हॉस्टल के कमरे में सारे दोस्त बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक बातचीत का सिलसिला भूतों चुड़ैलों की तरफ मुड़ गया और बात करते करते एक ने उस पुरानी हवेली का जिक्र छेड़ दिया। मोहन, जो उनकी बातें दिलचस्पी से सुन रहा था, एकदम बोर हो गया। क्या तुम फिर से उस हवेली के भूत वाली बातें लेकर बैठे हो? बच्चों वाली बातें? ये बच्चों वाली बातें नहीं है मोहन प्यारे। उसका रूममेट विक्रम उसकी तरफ देखकर बोला, वो हवेली सच में मनहूस और भूतिया है। मोहन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, अच्छा तो उस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो रात को इंसानों का खून पी जाती होगी, या कोई भूत जिसको देखते ही जान निकल जाती होगी। कई सालों पहले वहाँ कोई कत्ल हुआ होगा और अब मरने वाले की आत्मा लोगों से इंतकाम ले रही होगी। ऐसे ही है ना? मोहन की आंखें तंजिया और होठों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। ऐसा नहीं है, विक्रम ने ना में सर हिलाया। वहाँ पर न कोई आत्मा है न भूत। तो फिर क्या है? मोहन ने पहले ही जैसे अंदाज में कहा। उसके सवाल पर उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। फिर दीपक ने मोहन को गौर से देखा। वहाँ पर एक बूढ़ा शैतान रहता है। क्या? मोहन ने हैरानी से नासमझी के अंदाज में कहा। वहाँ एक बूढ़ा खूनी शैतान रहता है, जिसकी वजह से परसों से उस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा। पूरी हवेली पर मनहूसियत बरसती है, बल्कि हवेली के करीब भी कोई नहीं गुजरता। और अगर कोई भूला भटका किस्मत का मारा हवेली में चला जाता है तो उसकी मौत पक्की हो जाती है, और ये भी पता नहीं चलता कि वो गया तो कहाँ गया। विक्रम सीरियस अंदाज में बोला। तो मोहन ने कहा, अच्छा हाँ। मोहन मजाक उड़ाता रहा। दोस्त उसे समझाते रहे, मगर मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वहाँ एक खूनी शैतान रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मोहन ने एक बार फिर मजाक उड़ाया और फिर हंसने लगा, मगर उसके तीनों दोस्त अब भी सीरियस थे। अच्छा तो फिर उसके दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और हंस हंस कर मोहन की आंखें पानी से भर गईं। वो अपनी आंखों को साफ करके बोला। मोहन की बात पर वो तीनों पूरी तरह घबरा गए, मगर मोहन जिद पर अड़ा रहा। तुम वहाँ 1 घंटा भी नहीं रह सकते। दानिश मुस्कुराया तो मोहन को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी और अपने सीधे हाथ की सीधी उंगली दानिश की आंखों के सामने नचाते हुए बोला, मैं तुम्हें सारी रात हवेली में रह कर दिखाऊंगा। पागल मत बनो मोहन, हवेली की मनहूसियत कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। विक्रम बहुत परेशान हुआ, मगर दानिश और अंशुमन तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगा,
मोहन ने ठोस और मजबूत लहजे में कहा। हाँ भाई जाओ, अपने ससुर से मिलाओ। अंशुमन तंजिया मुस्कुराहट से बोला। कोई तोहफा दे तो हमारा हिस्सा भी रखना। दानिश ने अंशुमन को कंधा मारा, जबकि विक्रम बहुत परेशान हो रहा था। मोहन चैलेंज देने वाले अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ज़रूर, मैं वहाँ जाकर उससे आशीर्वाद भी लूँगा। फिर वीकेंड पर वो खाने पीने की चीज़ें लेकर हवेली में रात गुजारने के लिए चल पड़ा। विक्रम बहुत परेशान था। एक लम्हे के लिए तो दानिश और अंशुमन भी घबरा गए, मगर मोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। जब बगैर ताले का दरवाज़ा खोलकर मोहन हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ की वीरानी देखकर उसका दिल डूबने लगा। सारी हवेली गंदगी, जालों और वहशत से भरी पड़ी थी। वैसे मोहन दिलेर और बहादुर था। अक्सर खतरनाक से खतरनाक मुहिम में कूद जाता था। हवेली की हालत देखकर और दिल कड़ा करके सारी हवेली का चक्कर लगाया। ऊपर बने तीनों कमरे भी धूल मिट्टी से अटे पड़े थे। जगह जगह मकड़ी के जाले और चमगादड़ों की गंदगी थी। अनजानी सी बदबू ने मोहन का सर चकरा दिया तो वह तेज़ी से नीचे उतर आया। नीचे बने 2 कमरों में से एक कमरे को बड़ी मुश्किल से साफ करके उसने बैग रखा और उसमें से पानी की बोतल निकाली। कुछ घोंट हलक से उतरे तो उसके होश कुछ ठिकाने आए। बोतल बैग में रखकर उसने कप और चाय से भरा थर्मस निकाला और खामोशी से चाय पीने लगा। हवेली की रहस्यमयी खामोशी ने उसके दिल में अजीब सी गिरह लगा दी थी, गांठ लगा दी थी। हवेली के आसपास जंगल और झाड़ियों के होते हुए भी हैरत अंगेज तौर पर किसी भी चिड़िया या कीड़े मकोड़े वगैरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत ही अजीब, जिंदगी से खाली सन्नाटा था। मोहन को तो सोच सोच कर वहशत हो रही थी। डर लग रहा था कि सारी रात इस अकेली, वीरान और भयानक जगह पर अकेला कैसे रहेगा। वो अपने आप को अकेला और हेल्पलेस महसूस कर रहा था, मगर उसका दिल दिमाग बहुत मजबूत था और वो अपने डर पर काबू रखे हुए था। चाय के 2 कप पीने के बाद वो खुद को किसी हद तक फ्रेश महसूस कर रहा था। अपने फ़ोन से उसने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, मगर इस वीरान जगह पर नेटवर्क भी काम करना छोड़ चुका था। बेजारी, बोरियत, अकेलापन और उकताहट से घबराकर उसने सेल फोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो इस चीज़ से भी उकता गया। अकेलापन और वहशत, डर जब दिमाग पर सवार हो जाए तो फिर किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। वो कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल आया। वीरानी और सन्नाटे ने एक बार फिर उसकी हालत अजीब सी कर दी। एक लम्हे के लिए तो दिल चाहा कि वो इस जगह से भाग जाए, मगर अगले ही लम्हे उसने सर झटका। दानिश और अंशुमन की तंजिया मुस्कुराहट और उनकी बातें उसे याद आईं। उसने सोचा कि हर हाल में वो रात गुजारेगा, कम से कम वो दोस्तों के सामने बेइज्जत तो नहीं होगा। दिन ढल गया, रात के साए गहरे होने लगे तो हवेली की वहशत और ज़्यादा बढ़ गई। वो कितनी देर फ़ोन पर म्यूज़िक से दिल बहलाता रहा। फिर टिफ़िन खोलकर सैंडविच से पेट भरकर फर्श पर चादर बिछाई और लेट गया। बाहर हर तरफ खामोशी और जानलेवा सन्नाटा छाया था। पेट भर जाने की वजह से अब उस पर हल्की हल्की नींद का असर हो रहा था। उसने लाख कोशिश की कि उसे नींद ना आए, मगर उसकी कोशिश बेकार गई और फिर कुछ ही देर में वो नींद की गहरी वादियों में खो गया था। मोहन की आंख दर्द की शिद्दत की वजह से खुली। एक असहनीय तकलीफ उसके वजूद से उठ रही थी। वो अभी भी नींद में था। दर्द बहुत तेज़ था, मगर उसकी बोझल तबीयत उसे होश में आने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जादू में जकड़ा हुआ था। मोहन के सेंसेस जाग उठे थे, मगर दिमाग अभी भी नींद में था। वो सोई जागी सी हालत में दर्द और तकलीफ़ महसूस कर रहा था। तभी खटका सा हुआ।
उसकी बंद होती आंखें खुलीं और एक अजीब सी बू उसकी नाक से टकराई। कोई ठोस चीज थी, कोई ठोस वजूद था जो हाथ में कुछ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। मोहन का सर चकरा रहा था, मगर वो सारी ताकत लगाकर खुद को घसीटते हुए पीछे लाया और दीवार से टिक गया। ये सब करने में उसे असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये दर्द क्यों और किस वजह से हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग किसी अनदेखी ताकत के गिरफ्त में, पकड़ में था, जकड़ में था। न जाने कहां से पीले रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वो आदमी उसके सामने कोने में बैठ गया। मोहन ने गौर से उसे देखा। वो कोई कमज़ोर सा बूढ़ा था। वो अजीब डील डॉल और झुर्रियों से भरे चेहरे का मालिक था। उसे देखकर मोहन को नफरत सी हुई। उसके दिमाग में कोई खटका सा हुआ, मगर फिर दिमाग कोरे कागज़ की तरह ब्लैंक हो गया। बूढ़े के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें से गोश्त उठा उठाकर वो अपने पोपले मुंह में डाल रहा था। बहुत अरसे के बाद इतना टेस्टी खाना नसीब हुआ है, उसने चाव से अपनी लंबी लंबी उंगलियां चूसते हुए कहा। मोहन को उससे खिंसी आ रही थी। कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। आज रात तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हारी सेवा तो करनी ही चाहिए। एक बार फिर बूढ़े की बारीक लरजती आवाज़ उभरी। फिर वो अपनी जगह से उठा और मोहन की तरफ बढ़ा। तो तुम हो कौन? मोहन को अपनी आवाज़ अजनबी सी लगी। कुबड़ा बूढ़ा उसके सामने आकर बैठा। उसके वजूद से उठती सड़ांध और बदबू से मोहन का दिल जैसे डूबने लगा और उसे उबकाई आई तो वो अचानक पीछे हुआ। बूढ़े की गंदी आंखें चमकी और उसके होंठ और फैले। मैं यहाँ कई सालों से रहता हूँ। मेरा नाम तो कोई है नहीं, लेकिन सब मुझे मनहूस कहते हैं। लो तुम भी खाओ। अपनी बात ख़त्म करके उसने गोश्त का एक छोटा टुकड़ा मोहन की तरफ बढ़ाया। मोहन ने उसकी बिल्ली के नाखूनों की तरह लंबे और काली पड़ती खाल वाले हड्डियों के ढांचे जैसे हाथ को देखा और उसके अंदर से उठती बदबू से मोहन का सर चकरा कर रह गया। उसे उबकाई आई और अचानक से खांसते हुए वो बेहोश हो गया। बेहोश होते वक्त उसने आखिरी बार बूढ़े पर नज़र डाली, जो बड़े चाव के साथ प्लेट को चाट रहा था। मोहन की आंख खुली तो उसे दर्द फिर महसूस हुआ। सर भी भारी और बोझल सा था। होश में आते ही उसे रात का भयानक मंजर याद आ गया। उसके दिमाग में अचानक झमाका हुआ कि वो रात में मनहूस बूढ़े खूनी शैतान से मिल चुका था। न जाने वो किसका गोश्त इतने चाव से खा रहा था। मोहन ने उठना चाहा, मगर दर्द की टीसों ने उसे बेहाल कर दिया। उसे महसूस हुआ कि दर्द कहाँ पे हो रहा है। उसने अपने जिस्म से लिपटी चादर खींचकर अलग की और जिस्म के निचले हिस्से पर नज़र पड़ते ही उसके हलक से चीख निकल गई। दाहिनी टांग घुटने से काटकर अलग कर ली गई थी। मोहन अच्छी तरह समझ गया था कि उसकी टांग कहाँ गई। गोश्त खाता मनहूस बूढ़ा उसे याद आया और मोहन तकलीफ और दर्द से बिलबिला उठा। दहाड़े मार मार कर रोते हुए उसने अपने दोस्तों की बातों को याद किया। मनहूसियत ने वाकई उसकी खुशियों को निगल लिया था। हवेली पर ही नहीं, बल्कि मोहन पर भी मनहूसियत छाप दी गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें